डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारा पहला लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो हिस्सों का मजमूआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। तो नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें थोड़ी सी एडिशन की है मैंने, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स, अंडर सम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को भी मैंने नीचे डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ए फोर्स दैट होल्ड चार्ज इन एन एटम और मॉलिक्यूल। वो फोर्स जो चार्ज को एटम या मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देते हैं। आप सबको पता है कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे हमारा खुद जो जिस्म है ये भी एटम और मॉलिक्यूल्स का मजमूआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे जिस्म में भी एटम और मॉलिक्यूल को जोड़े हुई है। तो हमारा जिस्म जो है ये भी कंपोजिट है एटम और मॉलिक्यूल्स का, और एटम और मॉलिक्यूल को किसने जोड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फोर्स ने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोबारा से डिफाइन करता हूँ। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो चार्ज का रेस्ट हालत में मुतालिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन है। एयर क्लीनर इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है। इस तरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जो हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसका जो पहला मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का, वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो कूलम्स लॉ ये साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम जो है ये एक फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट है जिसने अपना लॉ 1874 में पेश किया था। ये एक फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट है। अब कूलम लॉ डिफाइन करने से पहले आपको चार्ज के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज are the intrinsic property of a particle due to which it attract or repel the other particles। चार्ज किसी भी पार्टिकल की ऐसी खसूसियत का नाम है जिस वजह से ये दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ कशिश करता है या फिर दफा करता है। बेसिकली चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज and negative charge। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब अगर सेम चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को दफा करते हैं, अगर अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को कशिश करते हैं। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लाया जाए
तो ये एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपेल करना। इसी तरह अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी एक दूसरे को दफा करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दैट्स वाई सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस एक दूसरे को दफा करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। तो इसी बुनियाद पर जो कूलम्ब है उसने क्वांटिटेटिवली चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसको मालूम किया था। अब उसने क्या कहा, चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसके बारे में क्या कहा, उसने ये बताया कि जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं, दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं, से दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। ये दो चार्जेस या तो एक दूसरे को कशिश करेंगे या एक दूसरे को दफा करेंगे। कशिश कब करेंगे? जब दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। और दफा कब करेंगे? जब इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा। अब दोनों चार्जेस के दरमियान या तो कशिश की फोर्स होगी या फिर दफा की फोर्स होगी। अब कूलम्ब ने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान जो कशिश या दफा की फोर्स होती है उसका इन्हिसार चार्ज की मैग्नीट्यूड पर होता है। जैसे फोर्स of attraction or repulsion are directly proportional to the product of the magnitude of charges। दो चार्ज के दरमियान जो कशिश या दफा की फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस की मैग्नीट्यूड के हासिल ज़रब के। जैसे ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, इन दोनों के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे चार्ज की मिकदार ज़्यादा होती चली जाएगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी, कशिश की फोर्स या दफा की फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे चार्ज की मिकदार कम होती जाएगी कशिश या दफा की फोर्स जो है वो कम होती चली जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ का भी ज़्यादा होना या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का भी कम होना। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह चार्ल्स कूलम्ब ने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान जो कशिश या दफा की फोर्स होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के दरमियान फासला के मरबा के। चार्जेस जैसे ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है R। तो जैसे जैसे हम R यानी कि फासला ज़्यादा करते चले जाएंगे वैसे वैसे कशिश या दफा की फोर्स जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम फासला कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे कशिश या दफा की फोर्स जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का ज़्यादा हो जाना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब हम फासला ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, जब हम फासला कम कर देंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ का कम होना या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का ज़्यादा होना। तो ये इसकी दूसरी इक्वेशन होगी। इसी से कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन क्रिएट होगी। कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन अब आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। जैसे देखिएगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के दरमियान कशिश या फिर जो दफा की फोर्स है, दो चार्जेस के दरमियान कशिश या फिर दफा की जो फोर्स है वो चार्जेस की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्जेस के दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यही इसकी डेफिनेशन है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। इसको अगर मैं उर्दू में डिफाइन करूं तो दो चार्ज के दरमियान जो कशिश या दफा की फोर्स होती है चार्जेस की मिकदार के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और दो चार्ज के दरमियान फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी F आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये इन दोनों को कंबाइन करने से हासिल होगा। इसी तरह आप सबको मालूम है जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा दिया जाता है, तो फिर F इक्वल होगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे K क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और इसकी जो कीमत है K की वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो कीमत है मैथमेटिकली न्यूमेरिकली जो कीमत है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की ताकत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की ताकत -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की ताकत -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे K की जो वैल्यू है इसका इन्हिसार होता है मीडियम पर। यहाँ पे ये जो K की वैल्यू मैंने लिखी है इट इज ड्यू टू द फ्री स्पेस। ये K की कीमत कब होगी? जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी, कोई मीडियम नहीं होगा। इसी तरह ये जो वैल्यू है इसका इन्हिसार भी डिपेंड करता है मीडियम पर, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। और ये वैल्यू भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये भी वैल्यू की सूरत में होगी जब दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस होगी। इस तरह इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं F आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इससे आगे हमने कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़नी है जो हम अगले
लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी को तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।